जादुई बहुओं की एक सास। मैंने भगवान से हमेशा यही मांगा था कि मुझे वो एक बेटी दे, लेकिन आज उसने बहू के रूप में मुझे एक नहीं बल्कि 3-3 बेटियां दे दी। तुम तीनों इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो। हम तुम्हारे मायके वालों की तरह अमीर तो नहीं है, तुम्हें यहाँ सारे ऐशो आराम शायद ना मिले, लेकिन तुम्हें यहाँ कभी प्यार की कमी नहीं होगी। माँ जी, आपने हमें इतनी बड़ी बात बोल दी, यही हमारे लिए काफी है। हमें बस आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर मिष्टी, सौंदर्य और पंक्ति तीनों बहुएं खड़ी शादी के जोड़े में अपनी सास कलावती के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती हैं। कलावती के तीनों बेटे अर्जुन, कार्तिक और लक्ष्मण की इन तीनों से आज शादी हुई होती है। सौंदर्य, पंक्ति और मिष्टी तीनों एक बहुत बड़े और अमीर परिवार की बेटियां होती हैं, लेकिन अर्जुन, कार्तिक और लक्ष्मण तीनों ही गरीब होते हैं। दरअसल ये लोग एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहां इन तीनों भाइयों को इन तीनों बहनों से प्यार हो गया था। आज हमारी पहली रसोई है, चलो अपनी पहली रसोई की तैयारी करते हैं। सौंदर्य, मिष्टी और पंक्ति जैसे ही चूल्हे के पास जाकर खाने के डब्बे देखती हैं तो सारा का सारा राशन खत्म हुआ होता है और सारे डब्बे खाली होते हैं, जिसे देखकर ये क्या, घर में तो राशन ही नहीं है और बिना राशन के हम लोग अपनी पहली रसोई का खाना कैसे बनाएंगे? अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है, तुम भूल गई कि हमारे पास क्या है। पंक्ति के इतना बोलते ही सौंदर्य, मिष्टी और पंक्ति तीनों ही जादू करती हैं और उनके हाथों से सुनहरी चमकदार रोशनी निकलती है, जिसके चलते सारे रखे हुए राशन के खाली डब्बे राशन से भर जाते हैं। चलो अब राशन तो भर गया, अब जल्दी से अपनी पहली रसोई का खाना बनाते हैं। इतना बोलकर तीनों बहुएं जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना बनाती हैं और ले जाकर सबको परोसती हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर कलावती और उसके तीनों बेटे हैरान हो जाते हैं। बहू, घर में तो राशन कब का खत्म हो गया था, तो तुम तीनों ने ये खाना कैसे बनाया, वो भी इतना सारा? और हमने तो तुम्हें पैसे भी नहीं दिए थे, तो ये सब कैसे? जब हम सुबह चूल्हे के पास गए तो सारा राशन खत्म हो गया था, इसलिए हमने बाहर से राशन मंगवा लिया था। हमारे पास पैसे थे। लेकिन बहू, तुमने राशन क्यों मंगवाया? ये सब अच्छा थोड़ी ना लगता है। माँ जी, आपने ही तो कहा था कि हम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटियां हैं। अब बेटियां अपने परिवार के लिए नहीं करेंगी तो किसके लिए करेंगी? इतना बोलकर सौंदर्य बात को संभाल लेती है और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। तीनों बहुएं अपने जादू से घर के सारे काम झटपट कर लेती और घर में कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो तीनों अपने जादू से उस चीज को ले आती, चाहे वो राशन हो, कपड़े हो या कोई भी सामान। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, पंक्ति, सौंदर्य, दिवाली आने वाली है, चलो मिलकर दिवाली की सफाई करते हैं। माँ जी मंदिर गई हैं, उनके आने से पहले ही हम सारी सफाई कर देते हैं। माँ जी ये सब देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हमें सफाई करने की क्या जरूरत है, हमारा जादू है ना, हम अपने जादू से उसके बाद दिवाली का सामान भी ले आएंगे। इस बार माँ जी और हमारे पति खुशियों भरी दिवाली मनाएंगे। इतना बोलकर तीनों बहुएं अपने जादू से घर की सफाई करने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक उनकी सास कलावती आ जाती है। कलावती जैसे ही अपने घर के दरवाजे आती है तो देखती है कि झाड़ू अपने आप सफाई कर रही है और पोछा अपने आप पोछा लगा रहा है और उसकी तीनों बहुएं जादू करके घर में दिवाली का सारा सामान ला रही हैं। ये सब देखकर कलावती बहुत डर जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये भगवान, कौन हो तुम तीनों? तुम तीनों कोई जादूगरनी हो ना, या कोई चुड़ैल डायन? कौन हो तुम तीनों? आप गलत समझ रही हैं माँ जी, हम कोई चुड़ैल डायन या जादूगरनी नहीं है, हम तो इंसान हैं। तुम तीनों कोई इंसान नहीं हो सकती, इंसान जादू कैसे कर सकता है? सच सच बताओ, कौन हो तुम तीनों, या मैं तांत्रिक बाबा को बुलाऊं? आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तीनों आपको सारी सच्चाई बताते हैं। मिष्टी, पंक्ति, अब माँ जी को सारी सच्चाई बताने का समय आ गया है। इतना बोलकर सौंदर्य, मिष्टी और पंक्ति अपने साथ कलावती को इन सभी के पीछे की कहानी बताने लगती हैं। प्लीज जल्दी से गाड़ी चलाइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस थोड़ी देर और अंजना, हम सब अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर और। अंजना गर्भवती होती है और उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिसके चलते गिरधर अंजना को जल्दी से अस्पताल लेकर जा रहा होता है।
लेकिन जल्दबाजी में गाड़ी चलाने की वजह से गिरधर एक बूढ़ी अम्मा को गाड़ी से ठोकर मार देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? जल्दी से उनकी मदद करिए। अंजना के इतना बोलते ही गिरधर जल्दी से गाड़ी से उतरता है और उस बूढ़ी अम्मा को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाता है, जहां एक तरफ वो बूढ़ी अम्मा का डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंजना की डिलीवरी हो रही होती है। अंजना थोड़ी देर में अपनी तीनों बेटियों को जन्म देती है। वहीं वो बूढ़ी अम्मा भी अब ठीक हो जाती हैं। अंजना, देखो हमारी तीनों बेटियां, ये तीनों तो तुम पर गई हैं। इनकी नाक, इनके होंठ, इनकी आंख बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। मैं अपनी तीनों बेटियों को बिल्कुल राजकुमारी की तरह पालूंगा। इन्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। भगवान ने हमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लक्ष्मी दी हैं। आज भगवान ने मेरी झोली खुशियों से भर दी है। सुनिए जी, उन बूढ़ी अम्मा का क्या हुआ जिनका हमारी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो गया था? क्या अब वो ठीक हैं? ये तो मैं डॉक्टर से पूछना ही भूल गया। तुम आराम करो, मैं डॉक्टर से उनके बारे में पूछ कर आता हूँ। इतना बोलकर गिरधर जैसे ही जाने के लिए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो बूढ़ी अम्मा गिरधर के पीछे ही खड़ी है। अरे अम्मा, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। आपको तो काफी सारी चोट लगी थी। हाँ, मैं ठीक हूँ। अगर तुम मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर आते तो भी मैं ठीक ही रहती। मुझे कुछ नहीं होता। लेकिन कैसे अम्मा? अंजना के इतना बोलते ही वो बूढ़ी अम्मा एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती हैं, जिसे देखकर अंजना और गिरधर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। मैं कोई इंसान नहीं बल्कि परी लोक की एक परी हूँ। मेरा नाम जैस्मिन है। मैं धरती लोक पर घूमने के लिए आई थी, इसलिए मैंने एक बूढ़ी औरत का इंसानी रूप लिया था। तुम्हारी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन तुमने मुझ घायल की भी मदद की और मुझे अस्पताल लेकर आए। तुम चाहते तो मुझे वहीं पर छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी इस दरिया दिली से ये साबित होता है कि आज भी लोगों के अंदर इंसानियत है। इसलिए आज मैं तुम्हारी इन तीनों बेटियों को एक वरदान देना चाहती हूँ, और वो वरदान ये है कि इन तीनों के पास आज से जादुई शक्तियाँ होंगी और ये तीनों जादुई शक्ति से हर किसी की मदद कर सकती हैं। इतना बोलकर वो परी अपनी जादुई छड़ी से उन तीनों बच्चियों पर जादू करती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद अब वो तीनों बच्चों के पास जादुई शक्ति होती है। बड़े होने के साथ साथ उन तीनों को अपनी जादुई शक्तियों के बारे में पता चलता है, जिसकी मदद से वो हर किसी की मदद करती हैं। गरीबों को खाना देकर, प्यासे को पानी पिलाकर और लाचार की मदद करके। सौंदर्य, मिष्टी और पंक्ति ये सारी बात अपनी सास को बता देती हैं, जिसे सुनकर तुम तीनों तो सच में लक्ष्मी हो। मैंने तुम तीनों को गलत समझा, मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप हमसे माफी मत मांगिए। आप तो हमारी माँ हैं और एक माँ अपनी बेटियों से कभी माफी नहीं मांगती है। इतना कहकर तीनों बहुएं अपनी सास के गले लग जाती हैं, जिसके बाद तीनों बहुएं अब दोबारा से जादू करती हैं और देखते ही देखते उनका छोटा सा घर एक बड़े से महल जैसे घर के रूप में बदल जाता है। और वो तीनों अब अपने जादू से अपने पतियों का नया बिजनेस भी खुलवा देती हैं, जिसके बाद अब तीनों बहुएं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती हैं और आज भी वो हर जरूरतमंद इंसान की मदद करती हैं। ममता अपने पति मोहन और 3 बेटियों के साथ गरीबी में एक छोटे से कमरे में रहती थी। जहां तीनों बेटियां कमरे के कोने में बैठी होती हैं, तभी ममता मोहन से कहती है, अजी, आज जाना जरूरी है क्या? देखिए ना, मौसम कितना खराब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही जोर से बारिश होगी। मुझे जाने दो ममता, और अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो कल को अपनी तीनों बेटियों को अच्छी जिंदगी कैसे दूंगा? कैसे बनाऊंगा उनका भविष्य? ये बस बरसाती बादल हैं, थोड़ी देर में बादल छट जाएंगे। अपने पिता को जाता देखकर 4 साल की कोमल कहती है, पिताजी पिताजी, आते बद मेले छे छमोछे और बताता बला लेते आना। मेरी प्यारी राजकुमारी, जरूर लेकर आऊंगा। अच्छा ममता, मैं जाता हूँ। अपना और मेरी तीनों बच्चियों का ख्याल रखना। ये कहकर मोहन गोदाम पर चला जाता है, जहाँ पर बहुत से मजदूर गेहूं और चावल की बोरियां ढो रहे होते हैं। तभी गोदाम का मुनीम आंखों पर चश्मा चढ़ाए पान खाते हुए मजदूरों पर धौंस झाड़ते हुए कहता है, अरे हाथ में जान नहीं है क्या ससुरो? हैं? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ,
और ट्रक में बोरियों को ला दो, वरना सबकी आधी दिहाड़ी काट लूंगा गन्ना चूस के। राखू, इस मुनीम को दिन भर तूफान चबाने से फुर्सत नहीं है। जब देखो हम गरीब मजदूरों के मेहनत के पैसे खाने पर लगा रहता है। अरे जाने देना गोपी, वैसे भी हम गरीब मजदूरों को हफ्ते में 2 ही दिन तो मिलते हैं, जिस दिन हम डबल दिहाड़ी कमा पाते हैं। जब ये गेहूं और चावल की बोरी यहाँ गोदाम से शहर जाती है, चल जल्दी से ट्रक में चढ़ जाते हैं। शहर जाकर भी तो हमें ये बोरियां उतारनी है। इसके बाद सभी गरीब मजदूर चावल और गेहूं की बोरियों से भरे ट्रक में बैठकर शहर के लिए चले जाते हैं। तभी बीच रास्ते में एक बहुत तेज तूफान के साथ बारिश होने लगती है और पुल टूटने के कारण ट्रक गरीब मजदूरों सहित पानी में बह जाती है। और ये एक हादसा जाने कितने ही घरों से किसी का भाई, किसी का पति तो किसी का पिता छीन लेता है। और कंजूस मुनीम मुआवजे के नाम पर गरीब ममता को 2000 रुपए देता है। ये ले ममता, तेरे 2000 रुपए। मुनीम जी, मेरे पति सालों से इस गोदाम में मजदूरी कर रहे थे। क्या एक गरीब मजदूर की जिंदगी की कीमत बस 2000 ही होती है? अरे जितना होगा उतना ही न देंगे हैं? अब हमारे पास भी नोट थोड़ी न झड़ रहे हैं। तुझे मेरा एहसान मानना चाहिए। जो सेठ जी से कहकर मैं तुझे मुआवजे में 2000 रुपए दे रहा हूँ। ममता अपनी तीनों बेटियों के साथ वो पैसे लेकर अपने छोटे से कमरे में आ जाती है। माँ, पिताजी कहाँ चले गए? तेरे पिताजी हमें छोड़कर जा चुके हैं पायल बेटी। अब हमें उनके बिना ही जीना होगा। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ममता अपना दुख भूलकर अपनी तीनों बेटियों को खाना बनाकर उन्हें खिलाकर सुला देती है। कुछ दिनों में ये मुआवजे के पैसे भी खत्म हो जाएंगे। अब मुझे ही कोई काम करना होगा। अगली सुबह ममता भूखी प्यासी काम ढूंढने निकल जाती है और एक अमीर घर का दरवाजा खटखटाती है। क्या काम है? जी नमस्ते मेम साहब, मेरा नाम ममता है। अगर आपके घर में काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। क्या काम कर सकती हो? झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूंगी मेम साहब, बस अपनी बच्चियों का पेट पालना है मुझे। हालातों की मारी हुई हूँ। राजरानी को गरीब ममता पर दया आ जाती है और वो उसको काम पर रख लेती है। धीरे धीरे ममता राजरानी के घर के साथ कोठी में रोटी बनाने का काम करके अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और ममता की तीनों बेटियों की स्कूली पढ़ाई पूरी हो जाती है। माँ, हम तीनों की पढ़ाई पूरी हो गई है और हमें स्कॉलरशिप भी मिला है, जिससे हमें शहर के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। हमें शहर जाने दो माँ। हाँ माँ, आखिर कब तक हम इस छोटे से कमरे में गरीबी के दिन गुजारते रहेंगे? हमें जाने दीजिए। हम वहाँ पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे और फिर आपको लेने आएंगे। अपनी तीनों बेटियों की खुशी के लिए ममता उन्हें शहर जाने देती है। ये लो कुछ पैसे, रख लो, शहर में तुम्हारे काम आएंगे। इसमें ट्रेन के लिए मैंने आलू पूरी बनाकर रख दिया है, तुम तीनों खा लेना। कुछ घंटे के बाद कोमल, पायल और सिया शहर आ जाती हैं और अपनी गरीब माँ के मेहनत से कमाए हुए पैसों को उड़ाकर एक महंगी सी पीजी ले लेती है और ऐश भरी जिंदगी जीने लगती है। तभी एक दिन उन्हें गांव से अपनी माँ का फोन आता है। अबे सिया, तेरा फोन बज रहा है, देख कौन है। गांव से माँ का फोन है। अबे यार, ये माँ ने भी ना हद मचा रखी है। जब से शहर आए हैं रोज रोज फोन करके खून पी रखा है। सिया, तू एक काम कर, ये नंबर ब्लॉक कर दे। अपनी बहन कोमल के कहने पर सिया नंबर ब्लॉक कर देती है। चंदर बेटा, ये फोन कैसे कट गया? ममता चाची, फोन उधर से कटा है। चाची एक ठो बात कहें, इस शहर वालों के लिए रिश्तों का कोनो मोल नहीं होता है। आप अपनी बेटियों को इंतजार ना ही करो, वो आपको भूल चुकी हैं। ये सुनकर उस गरीब माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं चंदर, मेरी बेटियां मुझे नहीं भूल सकती। वो मुझे कहकर गई है, वो मुझे लेने आएंगी। ऐसे ही समय गुजरता है और उन तीनों को शहर गए 3 से 4 साल हो जाते हैं। तभी डाकिया आता है और ममता उम्मीद लगाए हुए कहती है, डाक बाबू, शहर से मेरी बेटियों की कोई चिट्ठी आई है क्या? नहीं ममता जी, कौनो चिट्ठी नहीं आई है। पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ तुम्हें। जब भी आता हूँ तुम हर बार ऐसे ही मुझसे चिट्ठी की उम्मीद लगाए हुए रहती हो। अब तो नहीं आएगी ममता जी। ये सतयुग नहीं है जहाँ श्रवण जैसी औलाद होती है। ये कलयुग का जमाना है और आजकल के बच्चों के लिए माँ बाप बस बोझ बन गए हैं और उस बोझ को कौनो उठाना नहीं चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बेटियां आएंगी, वो जरूर आएंगी।
ये कहते कहते ममता बेहोश होकर गिर जाती है। तभी डाकिया उसके मुंह पर पानी मारता है और वो होश में आ जाती है। इसके बाद ममता पता ढूंढते ढूंढते शहर आ जाती है। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, जरूर मेरी तीनों बेटियां नौकरी पर होंगी। तीनों बेटियों का इंतजार करते हुए वो गरीब माँ अपनी मैली कुचैली गठरी लिए हुए दरवाजे के बाहर ही सो जाती है। तभी आधी रात के 3:30 बजे तीनों नशे में धुत अपने अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में बाहें डाले आते हैं। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। कोमल, पायल, सिया, ये तुम तीनों ने अपनी क्या हालत बना रखी है। अपनी माँ के सवाल सुनकर सिया और पायल सिगरेट पीते हुए उसका धुआं अपनी माँ के मुंह पर फेंकती है। अबे ओ भगवान की उम्र से 2 दिन छोटी बुढ़िया, तू कौन है बे? और यहाँ हमारे पीजी के बाहर क्या कर रही है? चल हट यहाँ से, बेगारिन कहीं की। ये तुम तीनों क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, माय फुट। हमारी गरीब माँ तो गांव में है, जो आज भी लोगों के घर में जूठे बर्तन मांज रही है, मगर हर महीने पैसे भेजने नहीं बोलती हमें, और उसी के पैसे से हम यहाँ शहर में मजे कर रहे हैं। ये कहकर कोमल अपनी माँ को लात मारकर अंदर चली जाती है और तीनों दरवाजा बंद कर लेती हैं। वहीं उनकी गरीब माँ रात भर दरवाजे के बाहर बैठकर बहुत रोती है। अगली सुबह वो अपनी माँ को दरवाजे के बाहर बैठे देखकर उसे अंदर बुलाती है। एक तो हमारे पास पीजी का एक ही कमरा है, अब अगर हम अपनी माँ को 2 वक्त की रोटी भी खिलाएंगे तो हमारी पार्टी का खर्चा तो उनके पेट में चला जाएगा। मगर हम तीनों को फ्री फंड की नौकरानी तो मिल गई, जाने देना। इस तरह से वो तीनों अपनी माँ से नौकरों की तरह काम कराती हैं और बदले में उसे अपना छोड़ा हुआ जूठा खाना खिलाती है। फिर एक दिन, माँ, हम काम पर जा रहे हैं, हमारे सारे गंदे कपड़े धो देना और अच्छे से सफाई कर देना। सारा दिन नौकरों की तरह काम करने के बाद ममता को बहुत तेज भूख लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तभी वो तीनों जब घर आती हैं तो अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है, जहाँ होश में आने के बाद डॉक्टर कहता है, माता जी अब आपको कैसा लग रहा है? मैं आपकी बेटियों को बुला देता हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे किसी से नहीं मिलना है, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। जिन बेटियों को मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा, अपने खून से सींचा और हजारों तकलीफ झेलकर उन्हें जन्म दिया, आज उन्होंने इस अनजान शहर में मुझे नौकर बनाकर रख दिया है। हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ी ममता की सारी बातें उसकी तीनों बेटियां सुन लेती है और आंखों में आंसू लिए अंदर आती है। माँ, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तुम्हारी ममता को भुला दिया, हमें छोड़कर मत जाओ माँ। अपनी तीनों बेटियों की आंखों में गलती का एहसास भरा देखकर ममता उन्हें माफ कर देती है और खुशी खुशी एक ही कमरे में उस पीजी में